हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वह 0 से 9 तक का कोई इंटीजर वैल्यू आंसर आएगा। यहाँ पर सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है यह आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसमें एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, द नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स CH2 ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो यहाँ पर ये जो आपका सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आपको ऑक्ट-4इन दिया हुआ है। तो इस पर आपको 4 रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। पहले स्टेप आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में KNO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे, तीसरे स्टेप में आप NaOH के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और यहाँ पर ये क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करेंगे। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रिएजेंट क्या है, आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन करना है, जिसमें पहले स्टेप में आप ओजोन ऐड करते हैं और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने के लिए आप क्या करते हैं, जिंक वाटर ऐड करते हैं या फिर आप डाईमिथाइल सल्फाइड भी ऐड कर सकते थे। जिंक वाटर के जगह पर आप डाईमिथाइल सल्फाइड भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये ऑक्ट-4इन दिया हुआ है और इस पे आप जब ओजोन ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पे तो ये क्या बनता है, आपका ओजोनाइड ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म देखें तो ये रिएक्शन होता कैसे है, तो यहाँ पर ये ओजोन क्या है 1 2 3, इसमें 3 एटम होते हैं और अल्कीन के पार्ट से ये रिएक्ट करेगा। तो ये पार्ट इस तरह से रिएक्ट करता है कि यहाँ पर क्या बनता है, पहला जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मोल ओजोनाइड बनता है, जो कि मोल ओजोनाइड पड़ता है। तो ये पार्ट ओजोन से आया और ये अल्कीन से आया, ये दोनों आपस में कंबाइन किए हैं। लेकिन ये कहाँ पर, ये जो एडक्ट है आपका जो है ना अल्कीन और ओजोन का जो एडक्ट है वो सिर्फ कहाँ पे स्टेबल था, ये -70 पे ही स्टेबल होता है। इसलिए ये क्या होगा, ये फर्दर टूट जाएगा और ये क्या देगा, ओजोनाइड देगा। तो ये फर्दर कैसे टूटता है उस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये CC बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इस तरह से टूटता है और टूटने के बाद क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये माइनस आ गया तो ये क्या होगा, ये कार्बोनिल पार्ट पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पर कार्बोनिल के ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, वो माइनस कहाँ पर अटैक कर देगा, ये कार्बन का जो प्लस चार्ज था वहाँ पर जाकर ये अटैक करेगा और इसे क्या बन जाएगा, इसे आपको ओजोनाइड बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ओजोनाइड ये बना लिया। ठीक है, तो एक बार जब हम लोगों ने ओजोनाइड को बना लिया है तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जिंक वाटर ऐड करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड होता है और इसमें क्या करते हैं, हम लोग ओजोनाइड को ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये पार्ट अलग से, ये पार्ट आपका ये एक ब्यूटेनॉल मॉलिक्यूल देगा और ये पार्ट एक दूसरा ब्यूटेनॉल मॉलिक्यूल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनॉल बन जाएंगे और इस ऑक्सीजन को क्या ले लेगा, ये वाटर ले लेता है और इसके साथ क्या बना देगा, ये H2O2 बना देता है। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप जिंक नहीं डाले होते हैं तो ये क्या होता है, ये ब्यूटेनॉल ऑक्सीडाइज होकर ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाता है। लेकिन जब आपने जिंक डाल दिया तो जिंक क्या करेगा, इस H2O2 को ब्रेक कर देगा और ये क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बना के निकल जाएगा और H2O2 आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नेट रिजल्ट क्या हुआ, ओजोनोलिसिस के बेसिस पर ओजोनाइड का, जब आपका ओजोनाइड का क्लीवेज हुआ है तो उसके बेसिस पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेनॉल मिल गए। ठीक है, तो इसके 1 मोल से आपको 2 मोल ब्यूटेनॉल मिल गए और यही हमारा ये प्रोडक्ट है आफ्टर रिएजेंट 1 जो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये हम लोग DMS का पार्ट भी देख लें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर IIT में पहले पूछा है। तो अगर आप DMS डालते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ पर DMSO निकलता है, ये DMS से क्या निकलता है, DMSO निकलता है। और DMS का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं आप, ये आपका DMSO। ठीक है, तो ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही करता है। तो हम लोगों ने रिएजेंट 1 को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद हम लोग रिएजेंट 1 के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना ब्यूटेनॉल, उस पर KNO4 से ऑक्सीडेशन हमें करना है। तो ये पार्ट अगर हम लोग NCERT में देखें तो NCERT के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसमें क्या ऐड करते हैं, इधर आप नाइट्रिक एसिड ऐड कीजिए या पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कीजिए या पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कीजिए या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टॉलिन्स रिएजेंट ऐड कीजिए या फेलिंग्स रिएजेंट ऐड कीजिए, तो भी क्या होता है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे एजेंट का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नाइट्रिक एसिड, KNO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया है जिसे जोन्स एजेंट भी कहते हैं, CrO3 जहाँ क्रोमियम
+6 ऑक्सीजन स्टेट में है और डायल्यूट H2SO4 में, ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। और टॉलरेंस रीजन क्या होता है, वो निकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो कि एरोमेटिक और एल्फेटिक दोनों को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद रिड्यूस होकर ये सिल्वर मिनरल देता है। और उसी तरह फिलिंग सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर +2 का टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्स है, और ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो हमारा रिएजेंट दिया हुआ है ना, रिएजेंट दिया हुआ है, ये जो आपका ब्यूटेनॉल था, ब्यूटेनॉल पर आपने क्या कर रहे हैं, रिएजेंट 2 में आप ये KMnO4 ऐड कर रहे हैं, तो इसे क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे आपको ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो हम लोगों ने आफ्टर रिएजेंट 2 के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया, और ये प्रोडक्ट क्या है, आपका ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, तो 2 रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग थर्ड रिएजेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड रिएजेंट में देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ब्यूटेनोइक एसिड था वो NaOH से रिएक्ट करके क्या होगा, ये आपका एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये OH- क्या करेगा, इसका H+ ले लेगा, H+ ले लेगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये सोडियम ब्यूटेनोएट बन जाएगा और इससे वाटर निकल जाएगा, क्योंकि OH- और H+ मिलकर वाटर निकल जाएगा। तो इसी का अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस का नाम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और ये पार्ट भी आपको NCERT में दिया हुआ है। तो इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट आपका, ये हेक्सेन बन जाएगा, क्योंकि ये जो 3 जो है ना, ये 3 कार्बन का जो पार्ट है, ये 3 कार्बन का जो प्रोपाइल रेडिकल यहाँ पर आएगा, ये प्रोपाइल रेडिकल, तो ये आपका प्रोपाइल रेडिकल देता है, और ऐसे दो मोल से 2 प्रोपाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होके ये आपको 1 मोल नॉर्मल हेक्सेन देता है। ठीक है, ये एनोड पर रिएक्शन होता है। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका NaOH डालने के बाद जो आपका ब्यूटेनोइड पार्ट था वो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और ऐसे कितने मोल थे, ऐसे 2 मोल थे, ऐसे 2 मोल थे, तो इसके 2 मोल से क्या होगा, 2 मोल ब्यूटेनोइड आयन से क्या होगा, 2 मोल ब्यूटॉक्सी रेडिकल, है ना, ये ब्यूटॉक्सी रेडिकल बनेगा। और ये जो रेडिकल होता है ये स्टेबल नहीं होता है, ये रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, और इससे क्या होता है, ये CO2 लूज कर देगा, ये CO2 लूज कर देगा, और इसे 2 मोल CO2 स्टेप 2 में जब हम लोग लूज कर देंगे तो इसे क्या होगा, ये आपको 2 मोल्स ऑफ प्रोफाइल रेडिकल बनेगा, और ये दोनों प्रोफाइल रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे स्टेप 3 में, और ये क्या देगा, यही आपको नॉर्मल हेक्सेन दे देता है, यही आपको नॉर्मल हेक्सेन दे देगा। तो आफ्टर रिएजेंट के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये रिएक्शन तो एनोड पर हो गया, ये रिएक्शन एनोड पे हो गया। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन ऑफ वाटर होता है, जिसमें वाटर का H+ ये रिड्यूस होके ये हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि यहाँ जो Na+ था, Na+ का रिडक्शन नहीं होगा, वाटर के H+ का ही रिडक्शन होगा और वो हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसके बेस पर हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ जो रिएजेंट 3 के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है, तो वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हमारा लास्ट रिएजेंट क्या है, Cr2O3 और 770 केल्विन पर इसका ये रिएक्शन करना है। तो ये पार्ट अगर हम लोग NCERT में देखें तो ये NCERT को अगर आप देखिए तो NCERT के क्लास 11th के NCERT के पार्ट 2 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ये आपको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ये अल्केन के रिएक्शन के अंदर ये पार्ट लिखा हुआ है। तो इसमें कहा है कि कोई भी नॉर्मल अल्केन लीजिए, उस नॉर्मल अल्केन के अंदर अगर 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन रहेंगे तो उसका अगर आप 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेयर पर ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड या ये मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड MO2O3 के साथ अगर रिएक्शन करें, जो कि ये जो 3 रिएजेंट होते हैं ना, ये तीनों में से कोई भी एक ले लें, और जो कि एल्यूमिना के ऊपर सपोर्टेड होता है, तो उससे क्या होता है, ये डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, और इससे एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता है, इसे एरोमेटिक प्रोडक्ट बेंजीन बन जाएगा, है ना। और इसे आप लोग रिफॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं, इसे रिफॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल हेक्सेन जो दिया हुआ था, ये जो नॉर्मल हेक्सेन बना था इसमें 6 कार्बन थे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड आपको बेंजीन बन जाएगा। तो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म एक बार देखना चाहें तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डीहाइड्रोजनेशन तो होता ही है और साथ में साइक्लाइजेशन भी होता है ना, साइक्लाइजेशन भी होता है, क्योंकि इसे आपको हाइड्रोजन निकालना है और साथ साथ क्या करना है, इसको साइक्लाइज भी करना है, तब जाके ये क्या करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और इसी को आप रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, इसी को आप रिफॉर्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्मल हेक्सेन था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के
1 पोजीशन और ये 6 पोजीशन, तो यहीं पर हमें इसे साइक्लाइज करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन निकाल के डिहाइड्रोजन करने के बाद ये क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल जब बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके साइक्लाइज होके ये क्या देंगे, ये साइक्लोहेक्सेन दे देगा, साइक्लोहेक्सेन दे देगा। फिर उसका आप डिहाइड्रोजन करेंगे तो हर जगह आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल के आप यहाँ पर फाइनली आप बेंजीन बना सकते हैं। तो इससे आपको बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। या इसका एक अल्टरनेट मैकेनिज्म बोला है कि इसमें क्या होता है कि पहले आप क्या कीजिए ना, कि पहले आप यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, तो यहाँ से आप 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये हेक्साट्राइन बन जाएगा, और ये हेक्साट्राइन साइक्लाइज होके इस तरह का ये प्रोडक्ट देता है, इस तरह का ये प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर बाद में उसको आप फर्दर डिहाइड्रेशन कर दीजिए, और यहाँ पर फिर से आप फाइनली आप बेंजीन बना दीजिए, फाइनली आप बेंजीन बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिंगल स्टेप में बनाते हैं, एक अल्कीन बनाते हैं, फिर साइक्लाइज कराते हैं। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी थी मैकेनिज्म इसका, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन यही मोस्ट प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, और ये प्रोडक्ट क्या है, हमारा बेंजीन है, और बेंजीन हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। और इस फाइनल प्रोडक्ट में आपको ये कितने CH2 कितने मिथिलीन ग्रुप दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हर जगह तो बेंजीन के अंदर हर जगह CH होता है, यहाँ पर कोई CH2 ग्रुप तो होता ही नहीं है, कोई मिथिलीन ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर हमारा 0 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आंसर को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अगर हम लोग इस फर्दर ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को अगर हम लोगों ने नॉर्मल हेक्सेन पे अप्लाई किया था तो क्या बना था, बेंजीन बना था। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग इसे नॉर्मल हेप्टेन पे अप्लाई करते तो क्या होता, तो फिर से हम लोग वहीं पर इसे 2 जगह फ्री रेडिकल बनाते हैं, इन दोनों जगह पे फ्री रेडिकल बनाते हैं डिहाइड्रेशन के बाद, फिर उसके बाद इसे हम लोग साइक्लाइज करते हैं, फिर यहाँ पर फिर से डिहाइड्रेशन करते हैं, और इसे क्या बन जाता है, इसे टॉल्यूइन बना सकते थे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल हेप्टेन होता है तो हम लोग सिंगल प्रोडक्ट टॉल्यूइन ही बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल ऑक्टेन होता तो क्या होता, तो नॉर्मल ऑक्टेन को हम लोग 2 तरीके से साइक्लाइज कर सकते हैं, 1 पोजीशन को 6 पोजीशन से हम लोग इस तरह से आपस में कंबाइन करके ये फाइनली आपको इथाइल बेंजीन बना सकते थे आप, या फिर आप इसके सेकंड पोजीशन पर है ना, सेकंड पोजीशन को 7th पोजीशन से कंबाइन करके यहाँ पर क्या बना सकते हैं आप, यहाँ पर आप ये ऑर्थोजाइलिन या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी बना सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल एक्टिन का अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बनाएंगे, इसे 2 एरोमेटाइजेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसमें इथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन ही बनेगा। और ये कब का कंडीशन है, जब यहाँ पर ऑर्थोजाइलिन का अगर आइसोमराइजेशन नहीं हो रहा है तब। तो अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि यहाँ पर जो ऑर्थोजाइलिन है वो फर्दर आइसोमराइज हो जा रहा है, तो ये ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन में ये फर्दर आइसोमराइज हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके 3 प्रोडक्ट बनेंगे और इसके 1 प्रोडक्ट बनेंगे, तो टोटल वहाँ पर आप 4 प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को भी स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको NCERT के अंदर का ही कोई एक और पार्ट दिखाना चाहूँगा, क्योंकि तो ये रिएक्शन नंबर 5 के अंदर एरोमेटाइजेशन था, तो उसी के अंदर रिएक्शन नंबर 7 के अंदर NCERT में ही पायरोलिसिस दिया हुआ है। तो पायरोलिसिस में भी यहाँ देखिए नॉर्मल हेक्सेन ही लिया है, और टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर यहाँ का जो 773 केल्विन है, यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम है। इसे हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं या क्रैकिंग रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें ये विदाउट कैटलिस्ट भी कर सकते हैं और ये विद कैटलिस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे आप हाइयर अल्केन से क्या करते हैं, लोअर अल्केन्स बनाते हैं, और इसमें कंपलसरी होता है कि एक प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कीन जरूर बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये हेक्सेन था, ये आपका C6H14 क्या है, हेक्सेन है C6H14, तो इसे हेक्सीन बना और हाइड्रोजन निकला। या फिर इसे क्या होगा, CC बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये इथिन बना, और ये क्या बना, ब्यूटीन बना, ये ब्यूटीन है ना, ये अल्कीन एक जरूर बनता ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस तरह से टूटा कि यहाँ 3 कार्बन यहाँ पर आ गया, 3 कार्बन आया यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर और 1 कार्बन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रोपीन है, ये C3H6 है, ये C2H4 मतलब इथिन है, और ये मीथेन है ना, ये मीथेन है। तो जब आप पैरालिसिस करेंगे, और सेम ही है यहाँ पर, जब आप नॉर्मल एक्शन लिए हैं तो यहाँ जब पैरालिसिस कर रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, CC बॉन्ड तो ब्रेक होता ही है, और यहाँ अल्कीन कंपल्सरी बनता है। और इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है प्लेटिनम प्लेटियम या निकल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर, ये 2 डेकेन जिसमें 12 कार्बन का अल्केन था, उससे आपको क्या बनेगा, हेप्टेन बना, और यहाँ पर पेंटीन बना, और अदर प्रोडक्ट भी बने, ठीक है। तो पेंटीन एक अल्कीन आपका तो कंपल्सरी बनता ही है। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग ये साथ साथ ये इसका नॉलेज रखेंगे, ठीक है। जब विद कैटलिस्ट करेंगे तो इसका नाम कैटालिटिक क्रैकिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन से ही आपका NCERT में दिया हुआ है,
और सेम लाइन में ही दिया हुआ है, ये रिएक्शन नंबर 4 के अंदर आइसोमराइजेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन लोगों ने नॉर्मल हेक्सेन को ही लिया और नॉर्मल हेक्सेन से क्या करें, इसको आइसोमराइज करके आप 2 मिथाइल पेंटीन बना रहे हैं या 3 मिथाइल पेंटीन बना रहे हैं या 3 मिथाइल पेंटीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कंपाउंड सिर्फ आइसोमराइज हुआ है। तो आइसोमराइज करने के लिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है और इसको आप एसिडिक रिएक्शन में करते हैं, एसिडिक कंडीशन में करते हैं। और यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3 या HCl के प्रेजेंस में आप टेम्परेचर यहाँ पर 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये लो टेम्परेचर पे आप क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपका कैटलिस्ट अलग हो जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो H+ देने वाला एक सोर्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉवल रिएक्शन था, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोगों ने यहीं पर साथ में स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर ये क्लियर है, इसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो अब आइए हम लोग फाइनल आंसर को एक बार मार्क कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट जो कि बेंजीन था वो आइडेंटिफाई कर लिया और इसके अंदर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। और यह जो आंसर है हमारा ऑफिशियल आंसर की से मैच होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।